Hello dear students, I hope you all are fine better. From some days we are discussing about our fourth chapter, that is the Central Islamic lands, in which we had already studied about Prophet Muhammad and his community Ummah. After his death, Ummah is converted into Caliphate state, and Caliphate state was replaced by Umayyad dynasty. And then Umayyad dynasty was replaced by Abbaside state, and at last Abbaside state was replaced by Shi'ism community, that is बुयद सल्तनत. इतना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं. हमने ये पढ़ा था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने एक ही रिलीजन बनाया था, सबको एक ही कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कहा था. अल्लाह की कम्युनिटी थी, दैट इज़ उम्मा. फिर उम्मा जो थी वो कैलिफेट स्टेट में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की सडन डेथ हो गई थी. लेकिन इस कम्युनिटी को 5 लोगों ने संभाला था. एक तो जो थे खलीफा थे यानी डिप्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद थे, और 4 कलिफ थे. और इन कलिफ ने क्या किया था, इन पूरी कम्युनिटी को संभाला था. जो लास्ट कलिफ थे अली, उनका मर्डर कर दिया गया था उमैय्यद डायनेस्टी के जो चीफ हुआ करते थे मुअय्या नाम के, उनके द्वारा. फिर जो उमैय्यद डायनेस्टी थी वो कुछ टाइम तक चली और उसको रिप्लेस कर दिया अब्बासिद स्टेट ने. और अब्बासिद स्टेट भी वीक कर पड़ती जा रही थी, जिसको हमने कल डिस्कस किया कि इसके वीक पड़ने के 2 रीज़न्स थे. एक तो इसका कंट्रोल नहीं था और दूसरा कंपटीशन बढ़ गया था. तो मैंने कंपटीशन की बात की थी. तो छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ थी वहाँ पर एग्जिस्ट करने लगी थी, जिसमें से हमने एक डायनेस्टी का नाम पढ़ा था बुअय्यद, जिसे बुअय्यद सल्तनत के नाम से जाना जाता है. और भी कुछ डायनेस्टी ऐसी थी जो वहाँ पर एग्जिस्ट करने लग गई थी. जैसे अगर हम बात करें खुरासन की, खुरासन नाम की जगह में जो डायनेस्टी आ गई थी वो थी तहरी डायनेस्टी. एंड इजिप्ट और सीरिया जो जगह थी वहाँ पर जो डायनेस्टी एग्जिस्ट करने लगी थी दैट इज़ तुलनी डायनेस्टी. तो ऐसी कुछ डायनेस्टीज़, छोटी छोटी डायनेस्टीज़ जो थी वो उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करने लग गई थी. कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. और जो मेनली कॉम्पिटिशन्स किया था वो किन्होंने किया था, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था, तो वो कुछ टर्किश स्लेव्स एम्प्लॉइज़ थे. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन किया था अब्बासिद स्टेट के साथ. और जो अब्बासिद स्टेट के लोग थे वो सुन्नी हुआ करते थे और जो टर्किश स्लेव्स थे वो शिइज़म हुआ करते थे. तो सुन्नी और शिइज़म में आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया था. फिर अल्टीमेटली एक कम्युनिटी सामने आई और एग्जिस्ट करने लगी, दैट इज़ बुयद सल्तनत. हमने कल इसके बारे में पढ़ा. और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके साथ साथ एक और कम्युनिटी एग्जिस्ट करने लगी थी जो शिइज़म की ही थी, लेकिन वो कम्युनिटी किसकी थी, फ़ातिमा बेगम की थी. यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर हुआ करती थी उनके ही डिसेंडर और उनके ही फॉलोवर्स की एक क्या बनाई गई थी, कम्युनिटी बनाई गई थी. और उस कम्युनिटी को क्या नाम दिया गया था, फातिमिड्स कैलिफेट नाम दिया गया था. फातिमिड्स कैलिफेट नाम दिया गया था. आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा. बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बस थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थोड़ा ध्यान रखना है ताकि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी टाइम पीरियड आपसे स्किप ना हो जाए. तो जिस सीरीज़ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप उसी सीरीज़ से पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो ये चैप्टर उतना ही इजी है जितना कि बाकी आपके चैप्टर्स थे. ये नहीं समझना कि इस्लामिक रिलीजन का चैप्टर है तो टफेस्ट चैप्टर होगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी चैप्टर है. बस थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है. तो फातिमिड्स कैलिफेट भी एग्जिस्ट होने लग गई थी. फिर क्या हुआ था कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, 950 to 1200 का जो टाइम पीरियड था, 950 to 1200 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चर पैटर्न्स फॉलो किए गए थे डिफरेंट डायनेस्टीज़ के द्वारा. क्या किए गए थे, कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चर पैटर्न्स फॉलो किए जा रहे थे. ठीक,
किन के द्वारा? डिफरेंट डायनेस्टीज़। वहाँ पे इस टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टीज़ एग्जिस्ट कर रही थी हम बात कर रहे हैं। एक तो बुयद सल्तनत सामने आई थी, एक तहरीर डायनेस्टी आई थी, एक तुल्ली डायनेस्टी आई थी, एक फातिमास की कम्युनिटी थी, दैट इज़ फातिमिड्स कैलिफेट। तो ऐसी कई डायनेस्टीज़ जो थी उस टाइम पे एग्जिस्ट करने लग गई थी। ये सारी की सारी डायनेस्टीज़ जो थी ना, इकोनॉमिक और कल्चर पैटर्न कॉमन यूज़ कर रही थी, यानी इनका एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। इन्होंने जो अपनी स्टेट एंड सोसाइटी जो थी वो एक दूसरे से सेपरेट रखी हुई थी। क्या थी? सेपरेटेड थी, एक दूसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। उसके बावजूद भी कॉमन इकोनॉमिक कल्चर पैटर्न वहाँ पर यूज़ किया जा रहा था, यानी ये एक दूसरे की सोसाइटी में ना आते जाते थे, ना कोई इंटरफेरेंस करते थे। फिर भी इनमें क्या थी? एक यूनिटी थी। क्या थी? इन डायनेस्टीज़ में आपस में एक यूनिटी थी पूरे एम्पायर के लिए। वो यूनिटी क्या थी कि जो उनकी अरेबिक लैंग्वेज थी ना, उस अरेबिक लैंग्वेज को उन्होंने सिंगल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया। वहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। और फिर एक और कारण भी था यूनिटी का। वो कारण क्या था? एक तो ये हो गया अरेबिक लैंग्वेज, एंड सेकेंड रीज़न इज़ कि उनका पॉलिटिकल डिवीज़न तो था आपस में। Political divisions were existed. पॉलिटिकल डिविजन्स वर एग्जिस्टेड। उस टाइम पे पॉलिटिकल डिवीज़न तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट साथ ही साथ क्या हो रहे थे? आइडियाज़ का जो फ्लो हो रहा था ना, वो काफ़ी फ्रीली हो रहा था। आइडियाज़ वर फ्लोन फ्रीली, यानी एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर किया जा रहा था काफ़ी फ्रीली तरीके से। कोई रोक टोक नहीं थी, हर इंसान अपना आइडिया रख सकता था। और मेनली जो लोग थे वो अपने आइडियाज़ को रखते थे। तो ये उनकी यूनिटी का एक कारण भी हुआ करता था। एक तो अरेबिक लैंग्वेज, एंड सेकेंड कि उनका पॉलिटिकल डिवीज़न तो एग्जिस्ट करता ही था, लेकिन एक दूसरे के लिए सामने वो अपने आइडियाज़ को बड़ी फ्रीली रख लेते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चर पैटर्न यूज़ कर रहे थे। उनकी जो सोसाइटी और स्टेट थी वो सेपरेटेड थी, यानी एक दूसरे की सोसाइटी और स्टेट के लोग आते जाते नहीं थे, उन्हें फ्रीली मूव करना अलाउ नहीं किया जाता था। तो ये इनकी एक आपस में सेपरेशन का रीज़न था कि वो एक दूसरे के लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे एक दूसरे की कम्युनिटी में मूव करने के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस कम्युनिटी में फ्रीली मूव कर सकते थे, पूरे एम्पायर में मूव कर सकते थे। वो एक्सेप्शंस में कौन कौन आ जाता है? उस एक्सेप्शंस में वो लोग आ जाते हैं जैसे आर्टिस्ट हो गए। कौन हो गए? आर्टिस्ट हो गए, मर्चेंट्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए। तो इन लोगों को अलो किया जाता था ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, फ्रीली मूव करते थे, कोई रोक टोक नहीं होती थी। और ये अपने आइडियाज़ और अपनी व्यूज़ को बड़े ईज़िली रख लेते थे एक दूसरे के सामने। तो कुछ एक्सेप्शंस थे। मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैं फिर से बता देती हूँ कि जो उनकी स्टेट एंड सोसाइटीज़ थी, स्टेट एंड सोसाइटी थी, वो सेपरेटेड थी, नॉट अलो टू मूव फ्रीली। किसी को भी अलो नहीं था फ्रीली मूव करने के लिए, एक्सेप्ट आर्टिस्ट, मर्चेंट्स एंड स्कॉलर्स। ये लोग क्या कर सकते थे? पूरे के पूरे एम्पायर में, पूरे की पूरी जगह पे ईजिली मूव कर सकते थे, फ्रीली मूव कर सकते थे, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये कुछ फीचर्स थे उस टाइम की डिफरेंट डायनेस्टीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए। उन डायनेस्टीज़ में आपस में काफ़ी ज़्यादा यूनिटी हुआ करती थी। साथ साथ इन्होंने डेवलपमेंट भी किया, और वो डेवलपमेंट था पर्शियन लैंग्वेज का। किसका? पर्शियन लैंग्वेज। अगर अरेबिक लैंग्वेज को उन्होंने सिंगल लैंग्वेज रखी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी किया। क्या किया? पर्शियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी किया। तो मैंने आपको अब तक जो बताया मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद की एक कम्युनिटी हुआ करती थी, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी, उम्मा नाम की कम्युनिटी, जो उनकी सडन डेथ के बाद कैलिफेट स्टेट में कन्वर्ट हो गई थी। कैलिफेट स्टेट को रिप्लेस कर दिया था उमैय्यद डायनेस्टी ने।
उमैयद डायनेस्टी को फिर रिप्लेस कर दिया था अब्बासिड स्टेट ने, और अब्बासिड स्टेट वीक कर पड़ती जा रही थी अपनी खुद की वजह से। एक तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया था, एंड सेकंड थिंग इज़ कि इनकी जो कंट्रोलिंग थी वो बगदाद स्टेट से नहीं हो पा रही थी। तो काफ़ी सारे डिफरेंट छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ थी वो एग्जिस्ट करने लगी, जैसे खुरासान में तहरी डायनेस्टी, इजिप्ट एंड सीरिया में तुलनी डायनेस्टी, और साथ ही साथ बुयद सल्तनत वहाँ पर एग्जिस्ट करने लगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो किंग थे उन्हें शहंशाह कहा जाता है, जिसे हमने कल डिस्कस भी किया था। और साथ ही एक और कम्युनिटी भी एग्जिस्ट कर रही थी जो फातिमा's डिसेंडेंट की कम्युनिटी थी। फातिमा जो थी वो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी, उनके नाम से एक कम्युनिटी बनाई गई, दैट इज़ फातिमिड्स कैलिफेट। 950 टू 1200 का जो टाइम पीरियड था बहुत ही शांति से, यानी बहुत ही पीसफुल टाइम पीरियड रहा इन कम्युनिटीज़ के लिए। इन्होंने कॉमन इकोनॉमिक कल्चर पैटर्न्स को यूज़ किया, लेकिन इनकी जो डायनेस्टीज़ थी वो आपस में सेपरेटेड थी। स्टेट एंड सोसाइटी, यानी उनकी जो खुद की स्टेट और सोसाइटी हुआ करती थी, बिल्कुल सेपरेटेड थी। किसी भी सोसाइटी का किसी भी दूसरी सोसाइटी में इंटरफेरेंस नहीं हुआ करता था। इसी के कारण इनमें आपस में यूनिटी भी हुआ करती थी। यूनिटी के कुछ कारण थे। फर्स्ट तो अरेबिक लैंग्वेज को उन्होंने कॉमन लैंग्वेज रखा, एंड सेकेंड इज़ कि पॉलिटिकल डिवीज़न वहाँ पर हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट और सोसाइटी वो अपनी अपनी चला रहे थे अपने अपने अकॉर्डिंग, और उसी तरह से पॉलिटिकल डिवीज़न वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन लोगों को अपने आइडियाज़ ईजिली वहाँ पर शेयर करने के लिए अलो किया जाता था। लेकिन उनके जो कम्युनिटी और सोसाइटीज़ के लोग होते थे वो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में ईज़िली मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईज़िली मूव कर सकते थे, दैट इज़ आर्टिस्ट, मर्चेंट्स एंड स्कॉलर्स। इनको बिल्कुल परमिशन थी ये सब काम करने की, ईज़िली मूव करने की। साथ ही साथ उन्होंने कुछ डेवलपमेंट भी किया, और वो डेवलपमेंट था पर्शियन लैंग्वेज का। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिर इसके बाद क्या हुआ था, एक थर्ड ग्रुप ऐड होने लग गया था, थर्ड एथनिक ग्रुप ऐड होने लग गया था इनमें, थर्ड एथनिक ग्रुप। अब इसकी एग्जिस्टेंस सामने आने लग गई थी, और ये जो थर्ड एथनिक ग्रुप था वो किसका ग्रुप था, टर्क्स का ग्रुप था, यानी टर्किश लोग जो थे, टर्की के जो लोग थे उनका ग्रुप था। और इनकी जो कम्युनिटी हुआ करती थी उन्हें कहते थे टर्किश सल्तनत। क्या कहा जाता था, टर्किश सल्तनत कहा जाता था। जो टर्क की सल्तनत हुआ करती थी, टर्क्स लोगों की सल्तनत हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया, ये जो टर्किश लोग थे ये ग्रेजुअली कन्वर्टेड होने लग गए थे। क्या होने लग गए थे, कन्वर्टेड होने लग गए थे इस्लाम रिलीजन में। क्या होने लगे थे, इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट होने लग गए थे। कहते कि जो लोग थे, यानी जो ट्राइबल लोग थे या नॉन ट्राइबल लोग थे, वो धीरे धीरे इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट होने लग गए थे। उन्होंने इस्लामिक रिलीजन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से जो इस्लामिक पॉपुलेशन थी, यानी इस्लाम धर्म की उस कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन थी, लोग जो थे वो बढ़ने लग गए थे, और वो जो पॉपुलेशन थी वो 10% से इंक्रीज़ होने लग गई थी, 10% से इंक्रीज़ होने लग गई थी। तो इतनी इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करने की लोगों के मन में इच्छा हो गई थी कि ये कैसे पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़ते गए थे, कि एक ऐसा टाइम पीरियड भी आया कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी कम्युनिटी की वो इंक्रीज़ होने लग गई, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ने लग गए, और वो जो इंक्रीमेंट परसेंटेज थी दैट इज़ 10% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक, तो टर्किश सल्तनत में क्या थी, धीरे धीरे इस्लाम धर्म में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। इनमें जो लोग हुआ करते थे, यानी टर्किश सल्तनत में जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही अच्छे राइडर्स हुआ करते थे, घोड़ा दौड़ाने वाले, ठीक है, राइडर्स हुआ करते थे, वैरियर्स हुआ करते थे, योद्धास हुआ करते थे, यानी जिन्हें हम सोल्जर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो स्किल्ड राइडर्स और वैरियर्स थे ये कहाँ ऐड होने लग गए, अब्बासिद में एंटर करने लग गए थे। हम अब्बासिद स्टेट के ही बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे ये डायनेस्टीज एग्जिस्ट करने लग गई थी। अब्बासिद के साथ साथ ये समनिद में एंड बुयद कम्युनिटी में जुड़ने लग गए थे। क्या होने लग गए थे, जुड़ने लग गए थे। और ये किस रूप में आए थे, ये आए थे स्लेव्स बन के। क्या बन के आए थे, स्लेव्स बन के आए थे, या हम कह सकते हैं ये सोल्जर्स बन के आए थे।
क्या बन के आए थे? स्लेव्स और सोल्जर्स। ये स्किल्ड राइडर्स थे और वैरियर्स भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे योद्धा थे, स्किल्ड राइडर्स थे। उसी का बेनिफिट उठाकर, या हम इसके ये कह सकते हैं कि इनकी जो मिलिट्री एबिलिटीज़ थी, मिलिट्री एबिलिटीज़, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो लॉयल्टी थी, उसके बेस पे ये क्या आ गए थे? हाई पोजीशंस पे आ गए थे, यानी इनके हाथ में पावर आ गई थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट हो रहा था पर्शियन लैंग्वेज का, जो लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक धर्म को अडॉप्ट करने लग गए थे, जिससे इस्लामिक धर्म की जो पॉपुलेशन थी वो 10% से इंक्रीज़ होने लग गई थी इस टाइम पीरियड में। फिर थर्ड एथनिक ग्रुप आया था सामने, जो ग्रुप था टर्क्स का, यानी टर्की लोगों का, और उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई थी, दैट इज़ टर्किश सल्तनत। और वो धीरे धीरे इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट होने लगे थे, इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे थे। इस टर्किश सल्तनत में जो लोग हुआ करते थे वो स्किल्ड राइडर्स और वैरियर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? स्किल्ड राइडर्स एंड वैरियर्स हुआ करते थे, जिन्होंने धीरे धीरे एंटर करने लग गए थे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ में? अबाजिद में, समनिद में एंड बुयद कम्युनिटीज़ में वो एंटर करने लग गए थे। और जिस रूप में उन्होंने एंटर किया था, दैट इज़ स्लेव्स एंड सोल्जर्स। इनके अंदर काफ़ी अच्छी मिलिट्री एबिलिटीज़ थी और अपनी लॉयल्टी, यानी दूसरों पे अपना विश्वास बना के रखते थे, लॉयल्टी, ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे। ऑनेस्टी के बेस पे इन्होंने उस कम्युनिटी में हाई पोस्ट को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, यानी इनको हाई पोस्ट ऑफ़र की जाती थी और ये अडॉप्ट कर लेते। इसी हाई पोस्ट की वजह से इन्होंने क्या कर दी थी? एक सोसाइटी यानी एक कम्युनिटी बना दी थी। अब हम उस कम्युनिटी की बात करेंगे, और उस कम्युनिटी का जो नाम था दैट इज़ गजनविद सल्तनत। क्या नाम था? गजनविद सल्तनत। और ये जो गजनविद सल्तनत थी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 961 में। कौन से टाइम पीरियड में? 961 में। और इसको एस्टेब्लिश करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था एल्पिटेगिन। एल्पिटेगिन नाम के पर्सन हुआ करते थे। उन्होंने इस कम्युनिटी को, यानी इस सल्तनत को एस्टेब्लिश किया था। फिर इस सल्तनत का एक्सपेंशन जिस पर्सन ने किया था वो थे महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी। और इन्होंने किस टाइम पीरियड में एक्सपेंशन किया था? दैट इज़ 998 to 1030 के टाइम पीरियड में इस कम्युनिटी का एक्सपेंशन किया गया था। ये जो कम्युनिटी थी वो फैलने लग गई थी। मैं फिर से बता दूं एक बारी, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत सारी कम्युनिटीज़ इसमें आ गई। टर्किश सल्तनत आई थी, उसमें जो लोग थे वो स्किल राइडर और वैरियर थे, जिन्होंने लॉयल्टी और अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हाई पोस्ट वहाँ पर लेनी शुरू कर ली थी। और उसी वजह से उन्होंने खुद की एक सल्तनत बना ली थी, कब्जा कर लिया था, और उस सल्तनत का नाम रखा था गजनविद सल्तनत। और इसको एस्टेब्लिश करने वाले जो पर्सन थे दैट इज़ एल्पिटेगिन। और 961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो एक्सपेंशन टाइम था वो 998 to 1030 का टाइम पीरियड था। और इसके एक्सपेंशन का जो कंट्रीब्यूशन था वो महमूद ऑफ गजनी के द्वारा हुआ था। फिर इन्होंने जो अपने सेंटर ऑफ पावर बनाए थे, जिसे हम कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, यानी जहाँ पे इन्होंने अपनी कंट्रोलिंग की थी, जिसे हम कैपिटल भी कह सकते हैं, वो जो सेंटर ऑफ पावर थे वो थे खुरासन एंड अफ़गानिस्तान। क्या थे? खुरासन एंड अफ़गानिस्तान। इन दो जगह को इन्होंने क्या बना दिया था? सेंटर ऑफ पावर बना दिया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद हुआ था, उसके बाद क्या हो गया था? जो सल्जुक टर्क्स थे ना, ये भी एक कम्युनिटी है। सल्जुक टर्क्स जो थे उन्होंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया था। क्या बन के आए थे? ये सोल्जर्स बन के आए थे। और इन्होंने
एंटर करना स्टार्ट कर दिया था। सोल्जर्स मतलब सल्जुक टर्क्स जो थे वो एज सोल्जर्स आए थे और इन्होंने एंटर करना शुरू कर दिया था। एंटर्ड इन आर्मीज ऑफ समानिद, समानिद एक कम्युनिटी कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं, एंड क्वेरेक खानिस। क्वेरेक खानिस नाम, यानी क्वेरेक खानिस एक ऐसी कम्युनिटी जो नॉन मुस्लिम टर्क्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? नॉन मुस्लिम टर्क्स हुआ करते थे, ऐसे टर्की लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अडॉप्ट कर रखा था। तो ये जो सल्जुक टर्क्स थे उन्होंने एज सोल्जर्स एंटर करना शुरू कर दिया था समानिद कम्युनिटी में या क्वेरेक खानिस में। फिर क्या हुआ था, जो महमूद ऑफ गजनी थे ना, महमूद ऑफ गजनी, इनकी डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी। और इसके बाद जो गजनाविद सल्तनत थी वो वीक पड़ गई। क्या पड़ गई? वीक पड़ गई। जिस बात का एडवांटेज जो है वो 2 पर्सन्स ने लिया था। क्या लिया था? यहाँ हम लिख देते हैं टुक एडवांटेज। वो 2 पर्सन कौन थे? वन इज तुगरिल एंड अदर इज चागरी बेग। इन्होंने क्या करा था, गजनी जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई थी तो उस बात का इन्होंने एडवांटेज लिया था। और वो 2 पर्सन कौन थे जिन्होंने इस बात का एडवांटेज लिया था? दैट इज़ तुगरिल एंड चागरी बेग। और जब उनकी डेथ हो गई थी यानी महमूद ऑफ गजनी की, तो ये जो कम्युनिटी थी वो क्या हो गई थी? काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गई थी। इसी बात का फ़ायदा जो था ना, सल्जुक टर्क्स जो थे उन्होंने खुरासन पे अटैक कर दिया था। क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। मतलब जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई थी तो जो सल्जुक थे अटैक्ड ऑन खुरासन। खुरासन जो उनका कंट्रोलिंग एरिया हुआ करता था, या हम कह सकते हैं पावर का सेंटर हुआ करता था। और वो टाइम पीरियड था 1037 सीई का। 1037 सीई में उन्होंने खुरासन पर अटैक कर दिया था और एक नई कैपिटल अपनी बना ली थी। किन्होंने? सल्जुक टर्क्स ने एस्टेब्लिश अ न्यू कैपिटल, जिसका नाम था, जिस एरिया का कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल वो जगह होती है जहाँ से पूरे के पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया जाता है, और वो था निशापुर। निशापुर नाम की जगह को उन्होंने अपनी नई कैपिटल बना लिया था। और सल्जुक टर्क्स ने क्या कर दिया था? गजनाविद स्टेट सल्तनत को अटैक कर दिया था और अपना खुद का उनका कब्जा कर लिया था। तो फिर जो सल्जुक थे यानी जो ये कम्युनिटी थी वो क्या हो गई थी? स्ट्रॉन्ग पड़ती जा रही थी। सल्जुक टर्क्स जो थे वो स्ट्रॉन्गर हो गए थे। और जो टगरिल थे, जिनके हमने टगरिल जो थे, उनके एक नेफ्यू हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? नेफ्यू हुआ करते थे। और उनका नाम था अल्प अरसालेन। क्या था? अल्प अरसालेन। और अल्प अरसालेन जो थे ना वो अब क्या बन गए थे? सल्जुक टर्क्स के यानी इस कम्युनिटी के चीफ बन गए थे। क्या बन गए थे? चीफ बन गए थे। और इन चीफ बनने के टाइम पीरियड पे इन्होंने एक्सपेंशन किया था अपने एम्पायर का। क्या किया था? एक्सपेंशन किया था। और वो जो एक्सपेंशन किया था अपने एम्पायर का वो किया था एनाटोलिया तक। एनाटोलिया मतलब एक जगह का नाम है, एरिया है। एनाटोलिया तक उन्होंने एक्सपेंशन किया था जिसे न्यू टर्की के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक इन्होंने अपना एम्पायर जो था वो फैला दिया था। तो यही टॉपिक है आपका ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट एंड द राइज ऑफ सल्तनत। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं एक बार थोड़ा सा टॉपिक पीछे से रिवाइज़ करवा देती हूँ। गजनाविद सल्तनत तक चलते हैं। गजनाविद सल्तनत जो थी वो 961 में एग्जिस्ट करने लग गई थी और उसे एस्टेब्लिश करने वाले अल्पतेगिन थे। और इस सल्तनत का जिसने एक्सपेंशन किया था दैट इज़ महमूद ऑफ गजनी। और इनके जो सेंटर ऑफ पावर थे यानी कैपिटल जो थी वो खुरासन एंड अफ़गानिस्तान थी।
फिर क्या हुआ था, सल्जुक टर्क्स जो थे वो एज सोल्जर्स समानिड्स और क्वारा खानिड्स में ऐड होने लग गए थे, और फिर महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई थी, जिससे ये जो सल्तनत थी वीक पड़ती जा रही थी। इस बात का फ़ायदा दो इंसान ने लिया था, एक था तगरिल एंड एक चैगरी बेग। इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी यानी ये सल्जुक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने खुरासन पे 1037 CE में अटैक कर दिया था, और फिर अपनी एक नई कैपिटल बना दी थी, निशापुर नाम की कैपिटल। फिर जो सल्जुक टर्क्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, क्योंकि वो जो पहली कम्युनिटी थी गजनीविद वो पहले से ही कमज़ोर हो गई थी, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। और तगरिल के जो नेफ्यू हुआ करते थे अल्प अरसलैन, वो इस कम्युनिटी के चीफ बन गए थे, और इन्होंने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। और ये जो एक्सपेंशन था वो एनाटोलिया नाम की जगह तक एक्सपेंड हो गया था, जिसे न्यू टर्की के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक था वो 86 और 87 पेज नंबर का टॉपिक था, जो हमने आज और कल में पूरा किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ बेटा इसके साथ साथ नोट्स बना लेना, नहीं तो फिर ये स्किप हो जाएगा और फिर समझ नहीं आएगा बाद में जब आप रिवीजन के डेज में रिवीजन करोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। After that, if you have any doubt regarding this topic, please let me know. Otherwise, we will discuss our further topic tomorrow. And don't forget to pray. See you in next video. Till then, take care. Thank you.